अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हम किसी और क्लास को ज्वाइन करके बैठे हुए थे, आपका समझ के। क्यों? भाई मैं से पूछ रहा हूँ कि ये क्लास की कौन सी क्लास है। मैम वो और ना, रमजान पे कह रहे हैं कि भाई हाँ जी सर की क्लास है। नहीं मैम वो ना सर मुर्तजा ने 10 वो एक बजे लिंक। मेरी क्लास ही होती है 10 बजे। जी मैम वो लिंक जो था ना वो मैंने लिंक गलत नहीं ना था बाई इनके मिस्टेक पास। गलत शेयर कर ये दिया था। सही। बाय मिस्टेक असल क्या करते हैं यार आप। वो सर मुर्तजा ने बनाया हुआ लिंक, मतलब अगर होस्ट ना भी ज्वाइन करे तब भी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ हाँ। हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। मैं वहाँ पे वहाँ पे पूछ रहा हूँ कि मैम नहीं है अभी तक। ठीक। और कुछ पढ़ के आए हो कि नहीं? मैम ये इस तरह का हाँ जी मजाक नाश्ता नहीं बना दो। करता हुआ। थोड़ी बहुत की है मैं। पढ़ लेना था इसलिए क्योंकि यहाँ पर समझ नहीं आती। रो और कॉलम मैम वो ऑपरेशन कराना जो है ना। रो रो ऑपरेशन वाला जो कल हमने किया था वो कर लिया था। एक कॉलम वाला आपने कहा था खुद करना, अभी चेक करिएगा, वो नहीं किया वैसे हमने। अगर लिखा हुआ ना हो ना, वैसे लिखा हुआ आता भी नहीं है कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है, तो रो ऑपरेशन ही ज्यादा आसान रहता है कॉलम की यस। बजाय। या मुझे भी वही आता है, असल बात ये है। कॉलम कॉलम जबरदस्त। जरा कॉलम जो है ना वो जरा मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना। कभी किया नहीं ना, बात ये ना इंटर में किया, कॉलम ऑपरेशन नहीं किया, रो ऑपरेशन कर लिया, उसी से हो गए। जबरदस्त। मैम हाँ आपने तो फिर बेसिक भी कर रो लेंगे। ऑपरेशन कर लिया, हमने फिर भी ट्रिग्नोमेट्री की थी बस। सही। गुड हो गया जी। सर पहुंच गए हैं, 14 हो गए हैं। असद खामोश रहा करो। असद वो मैं असद ने तेरे नाश्ता बाल पास कटवा लिए जा हैं। रहा हूँ। असद ने बाल कटवा लिए हैं, इसीलिए ज्यादा बस बोलता है। बस बस बातें नहीं, बालों तक ना पहुंचो। असद ओके जी, यहाँ से अब कटवा आज दिए हमने मैम अब। शुरू करना है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, जरा उसमें से सवाल देखते हैं ताकि बाद में हम थ्योरी कर सकें। वैसे असद थ्योरी जरा ज्यादा मुश्किल है, सवाल सॉल्व करने आसान है। सवाल नंबर असद 6 है जी। सवाल नंबर 6 है, लेट द मैट्रिसेस ए एंड बी बी पार्टीशन एज फॉलोज। कल हमने पार्टीशनिंग का एक सवाल किया था, पार्टीशनिंग की डेफिनेशन। असद मैं तेरे पास आ रहा हूँ। एक मिनट, जी भाई बोलो क्या बात है। बस म्यूट हो गए अब आप सब। लेट द मैट्रिसेस ए एंड बी बी पार्टीशन एज फॉलोज। कल पार्टीशनिंग का हमने एक सवाल भी किया था और हमने उसकी थ्योरी भी पढ़ ली थी कि किसी भी मैट्रिक्स की हम पार्टीशनिंग कर सकते हैं। किसी भी रो के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, फर्स्ट रो के बाद या सेकंड के बाद, और किसी भी कॉलम के बाद हम वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स को पार्टीशन कर सकते हैं। लेकिन सवाल नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज काफी ज्यादा लंबी है। ठीक है, हर सवाल के कोई 20-20 पार्ट है, तो 20-20 पार्ट तो होने नहीं है, लेकिन 2-3 आप करके जरूर देखेंगे। सवाल नंबर 6, मैट्रिक्स की पार्टीशन गिवन है। ठीक है, मैट्रिसेस की पार्टीशन अक्सर सवालों के अंदर गिवन ही है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की पार्टीशन गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने मैट्रिक्स की पार्टीशन फाइंड करने के बाद ए बी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, मैट्रिक्स की पार्टीशनिंग फाइंड करने के बाद ए बी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ठीक है वो ए बी प्रोडक्ट ही, जैसे कि आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वही इसका आंसर आएगा। लेकिन सवाल में पहले मैट्रिसेस की पार्टीशनिंग गिवन है, उसके मुताबिक हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो A11 ये जो फर्स्ट पार्टीशनिंग हमने की,
ठीक है, जो फर्स्ट पार्टीशनिंग है ये वाली, इसको हम पूरे को नाम दे देते हैं A11 का। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने नाम दे दिया हुआ है कि A11 एक मैट्रिक्स है 1 2 2 1। इसी तरह से ये जो सेकंड है इसको हम नाम दे देंगे किसका, A12 का। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा A21। तरतीब वही रखनी है कि पहला है, पहली पार्टीशनिंग है, इसलिए A11 आ जाएगा। ये आप समझें कि पहली रो बन गई है और ये कॉलम बन गया दूसरा। ठीक है, तो इसकी पार्टीशनिंग करेंगे तो ये आप जो मैट्रिक्स दिखेंगे A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है। इसी तरह से ये वाली पार्टीशनिंग इस पूरे, जैसे आप इस पूरे मैट्रिक्स को एक रो का नाम दे रहे हैं तो ये बन जाएगा A2 और ये कॉलम कौन सा है 1, तो ये A21। ठीक है, इसी तरह से ये लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा A22। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो बन रहा है A22। इसी तरह से बी की पार्टीशनिंग गिवन है तो ये वाला जो फर्स्ट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये हम ले लेते हैं B11। इसको हम नाम देंगे कौन सा, B12 का, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। इसको हम नाम देंगे किस चीज का, B21 का, और लास्ट में ये क्या आ जाएगा B22। ठीक है, तो ये जस्ट हमने अभी इनको नाम दे दिए हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड किया कि मैट्रिक्स ए आफ्टर दिस पार्टीशन कैन बी रिटन एज, मैट्रिक्स ए आफ्टर दिस पार्टीशनिंग कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, ए का ये फर्स्ट जो हमने लिखा था ये A11 है, ये जो इधर वाला है ये A12 है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया A21 और इसको हमने नाम दे दिया A22। therefore A can be written as after the partitioning। इसी तरह से जो B है इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, इसके भी 4 ही एलिमेंट बन रहे हैं। ठीक है, हर एलिमेंट एक मैट्रिक्स है। ये वाला B जब लिखा जाएगा तो ये B11, B12, B21 एंड B22 4 ये एलिमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन हर एलिमेंट इस पर बजाते खुद एक मैट्रिक्स है। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट AB। ठीक है, सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट फाइंड करें AB। ठीक है, अब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप मैट्रिसेस की प्रोडक्ट लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद के बराबर होना चाहिए। हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आती है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, पहला आंसर आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड आंसर आ गया। इसी तरह से सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो के साथ सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये थर्ड आंसर हमारे पास आता है। और लास्ट में क्या है कि सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हुई, लेकिन बजाते खुद हर A11, हर AII और BIJ ये सारे क्या है, ये भी मैट्रिसेस ही हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट फाइंड करने हैं, हमें यहाँ से इस प्रोडक्ट को भी फाइंड करना है। ठीक है, A11 और B11 को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से ये जो सारे एलिमेंट्स हैं A12, B21, इन सब को मल्टीप्लाई करके जो चीज हमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि इस वक्त हमें रिक्वायर्ड है कि A11 B11 मल्टीप्लाई करें, इसी तरह से A12 B21 मल्टीप्लाई करें, और जब ये दो मैट्रिक्स आ जाते हैं तो इनको हमने ऐड भी करना है। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे। ये 4 एलिमेंट्स हैं, इन सब के लिए A11 B11 फाइंड किया, मैट्रिक्स लिख के A11 मैट्रिक्स कौन सा था, B11 मैट्रिक्स कौन सा था, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से A12 है, B21 है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। ऊपर हमने ये मैट्रिसेस मेंशन किए हुए हैं कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स है, वो वाले हमने मैट्रिसेस लिख दिए, इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को जमा भी करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट है, इन दोनों को जमा करके लिखना है। ये जो 1 में आया है, ये जो 2 में आया है, इनको जमा करके लिखा, इनको जमा कर दिया, सिंपल एडिशन की, ये हमारे पास पहला आंसर आएगा। ये जो हमने प्रोडक्ट लिखी है इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा ये वाला। ठीक हो गया। अब हमें इसी तरह से ये सारे फाइंड करने हैं। A11 B12 मल्टीप्लिकेशन करनी है, A12 B22 ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, उनको जमा करना है और उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पर जमा हुए हुए हैं, सॉल्व हुए हुए हैं, मैंने कल सॉल्व कर दिए थे, और इनको जमा करके हमने सारे आंसर लिखे। लास्ट में जब आप ये सारा फाइंड कर लेंगे, 4 एलिमेंट्स जब आप फाइंड कर लेंगे,
तो फिर ए बी के अंदर इन सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने ये सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आ जाएगी, ए बी प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं रो एंड कॉलम ऑपरेशन की तरफ। रो ऑपरेशन कल हमने देख लिया था, थोड़ा सा इसका एक रिव्यू कर लेते हैं फिर से। पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस हो गया था, सब मैट्रिसेस हो गए थे कल, तो मेरा ख्याल है हमने एक दफा ही पढ़ा था। ठीक है, रो ऑपरेशन क्या था? रो ऑपरेशन हमने देख लिया था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो तो उसकी दो रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी रो को एक नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड में क्या था कि एक रो को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर किसी और रो के अंदर जमा कर दिया, ऐसा भी हम काम कर सकते हैं, कहलाता है एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो टू एन अदर रो ऑफ ए। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी हमने देख लिया था कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन करेंगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, दैट मैट्रिक्स विल कॉल्ड द रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स ए के ऊपर कोई सा रो ऑपरेशन लगा दिया, ए बी सी में से एक लगा देते हैं, दो लगा देते हैं, ठीक है, जो भी हमने रो ऑपरेशन लगाया, उसके बाद जब हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स बी आएगा, that matrix will called the row equivalent matrix। ठीक है, और इक्विवेलेंट के लिए साइन भी हमने देख लिया था कि ये मद वाला जो साइन होता है, अलिफ मदा वाला, वो वाला हमने यहाँ पर साइन लगाना है। नेक्स्ट, ये जर्नल नोटेशन दे रहे हैं, वैसे करने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसी चीज को, ये जो ए बी सी है, इसी को हम जर्नल फॉर्म में लिखने हैं कि आर आई जे शो कर रहा है, आर शो कर रहा है रो के लिए, आई जे शो कर रहा है कि हमने क्या किया है, इंटरचेंज किया है ith रो एंड jth रो ऑफ मैट्रिक्स ए। जब दो मैट्रिसेस को कौन कौन सी रोज को आप इंटरचेंज करें, आई और जे। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जब आप आई और जे रो को इंटरचेंज करें तो ये नोटेशन लिखी जाती है आर आई जे। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए बात हो रही है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ऑफ ए। तो इसके लिए नोटेशन जो आप यूज करेंगे वो आर आई जे की यूज कर देंगे। ठीक है, ये शो करेगा कि आपने आई और जे रो को मैट्रिक्स के अंदर इंटरचेंज किया है। स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना था, बी पोर्शन था कि स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इसी तरह से आर आई कोई सी भी मैट्रिक्स की रो है, उसको एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या नोटेशन आप लिखेंगे, के आर आई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किसी भी रो को आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आर जेथ रो थी, उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया और उसमें कोई और रो ऐड कर दी, आर आई ऐड कर दी। तो ये जो सी हमने पार्ट लिखा था, इसकी जनरल नोटेशन ऐसे होगी कि आर आई एक रो है, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं किसी भी जेथ रो का स्केलर मल्टीपल के। ज़बानी पढ़ने में आसान है, लेकिन सवाल इसके इतने आसान नहीं है, उसको बड़ा अपने देखना पड़ता है कि क्या काम हमने करना है। कॉलम ऑपरेशन अभी हम यहाँ पे छोड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है? N cross N elementary matrix is a matrix obtained from the identity matrix In। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये देखिए पहली बात कि एलिमेंट्री के लिए जरूरी है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, बाकी जितने भी रो ऑपरेशन है या कॉलम ऑपरेशन है उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी ऑर्डर का M क्रॉस N का मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्री मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि ऑर्डर के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, N क्रॉस N। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। N cross N elementary matrix is obtained from the identity matrix In। अगर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, उसके ऊपर आप एक ऑपरेशन करें और आपके पास जो मैट्रिक्स आए, that matrix is called the elementary matrix। मतलब कि जो पहले आपको A मैट्रिक्स गिवन होता था, उसके ऊपर आप ऑपरेशन करते थे और रिजल्ट में B मैट्रिक्स आता था। अब ये क्या है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर आपने
कोई सा ऑपरेशन लगाना है, वो ऑपरेशन एक ही दफा लगाना है, ठीक है। सिंगल की बात होगी यहाँ पर, अभी हम पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं। N cross N elementary matrix is a matrix obtained from the identity matrix by performing a single elementary row or elementary column operation। क्या बात है, एक दफा देख लेते हैं कि गिवन मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। गिवन मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, इसके ऊपर आपने एक ही दफा रो ऑपरेशन या एक ही दफा कॉलम ऑपरेशन लगाना है। सिंगल की बात हो रही है, सिंगल रो, ठीक है, सिंगल रो और सिंगल कॉलम ऑपरेशन, एक ही दफा ऑपरेशन लगाएंगे, सही हो गया। तो इसके ऑपरेशन लगाने के बाद रो या कॉलम कोई सा भी आप ऑपरेशन लगाएं, एक ही दफा लगाना है। इसके बाद ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, उस मैट्रिक्स को नाम दे दें E1 का, एलिमेंट्री है इसलिए नाम दे दें E का, ठीक है। इसके आंसर पे जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, डेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको चाहिए है, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी लगाई, उसके ऊपर सिंगल ऑपरेशन लगाया, रो या कॉलम ये लगाने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, कहा जाता है कि ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, तो जरूरी बात है कि एक ही ऑपरेशन लगाने के बाद आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। सिंगल ऑपरेशन के साथ आपके पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसका आसान तरीका ये है कि इस मैट्रिक्स ई पर आप सिंगल ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, उसके मुताबिक कि क्या आइडेंटिटी हमारे पास आ सकती है या नहीं आ सकती। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल करने लगे हैं। एग्जांपल है E1, E1 इज गिवन, E1 हमें गिवन है 001, ठीक है, 010 100। अब ये ऑर्डर 3 की क्या आइडेंटिटी बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, थर्ड रो को ऊपर ले जाएं, ठीक है, थर्ड रो को फर्स्ट रो की जगह पर लिखें और फर्स्ट रो को थर्ड रो की जगह पर लिखें, तो हमारे पास ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी वापस आ सकती है, ठीक है, सिंगल ऑपरेशन के साथ। सिंगल ऑपरेशन क्या है कि आप दो रोज को इंटरचेंज कर दें। कौन कौन सी, R1 को और R3 को जब इंटरचेंज करेंगे तो आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 हमारे पास आ सकती है। देयरफॉर E1 इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसी तरह से सेकंड है E2। E2 मैट्रिक्स गिवन है, चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है या नहीं। तो यस, इट इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो आइडेंटिटी वाली है, थर्ड रो भी आइडेंटिटी वाली ही है, लेकिन यहाँ पर 1 की बजाय -2 आ गया। इसका क्या मतलब है कि -2 के साथ हमने क्या किया हुआ है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। -2 के साथ हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है। आइडेंटिटी वापस आ सकती है अगर आप क्या करें कि -1/2 के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है। कौन सी रो को, सेकेंड रो को -1/2 के साथ डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापस आ सकता है। ठीक हो गया। E3 पे चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट्री है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि सेकेंड रो आइडेंटिटी वाली है, इसी तरह से थर्ड रो ये भी आइडेंटिटी वाली है, लेकिन फर्स्ट रो के अंदर ये एलिमेंट भी ठीक है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर 0 आना चाहिए था। तो ये हमने कैसे फाइंड किया हुआ है, ये फाइंड किया हुआ है कि R1 में ऐड किया हुआ है 2R2, ठीक है, R1 के अंदर ऐड किया हुआ है 2R2। सिर्फ आइडेंटिटी के एक एलिमेंट का फर्क आ रहा है, इट कैन बी रिड्यूस इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस किया जाएगा किस तरह से, ये जो ऑपरेशन हुआ हुआ है, इस वक्त ये वाला ऑपरेशन लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी के ऊपर कौन सा ऑपरेशन हमने लगाया हुआ है, ठीक है। इसको आइडेंटिटी बनाना हो तो यहाँ पर आप प्लस साइन की जगह माइनस साइन लगा देंगे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वापस आ जाएगा। जी फैसल, कोई सवाल करना चाहते हैं?
फैसल, जी फैसल, आपको मैंने ऑप्शन दिए, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैम ये जो जी मैम जी जी बोले। जी बोले। मैम मैं ये कह रहा था कि ये जो हमने E3 पे ऑपरेशन लगाया R1, ये हाँ, R1 माइनस 2R नहीं आएगा, 2R2? माइनस मतलब कि इस वक्त जो ऑपरेशन लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है कि आइडेंटिटी से हमने ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है, ठीक है ना। आइडेंटिटी से ये वाला E3 जो है या E2 है, ये हमने आइडेंटिटी से बनाए हुए हैं। तो ये देखा हुआ है कि हमने कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर लगाया हुआ है, एक ऑपरेशन लगाए हुए हैं कि दो लगाए हुए हैं। यही मैं आपसे कह रही थी कि अगर ये जो इस वक्त मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बना हुआ मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आपने इसको राइट मैम। वापस आइडेंटिटी पर लेकर जाना है, इस वक्त ये बताया हुआ है कि हमने आइडेंटिटी के ऊपर कौन सा मैट्रिक्स कौन सा ऑपरेशन लगाया हुआ है, वो ऑपरेशन लगाया हुआ है R1 + 2R2। आइडेंटिटी के ऊपर हमने ये वाला जो ऑपरेशन है ये लगाया है, इससे ये मैट्रिक्स आया है। या इस तरह से भी कर सकते हैं, या ऐसे है कि ये मैट्रिक्स गिवन हो, इससे आप आइडेंटिटी बना लें। इस मैट्रिक्स से अगर आपने आइडेंटिटी बनानी है तो फिर यहाँ पर आपको प्लस साइन की जगह -2 लगाना पड़ेगा, ठीक। दोनों में से कोई भी प्रोसेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सी E4 में क्या किया हुआ है, इसकी सेकेंड रो सेम ठीक है, थर्ड रो भी आइडेंटिटी वाली है, फर्स्ट रो के पहले दो एलिमेंट्स सही हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमने ये मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन किया है, ये मैट्रिक्स हमने ऐसे ऑब्टेन किया है कि यहाँ पर हमने C3 तो नहीं आएगा, C3 + 3R1 हमने ये काम किया हुआ है, C3 + 3R1, ठीक है। C3 में हमने ऐड किया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। अगर रो के साथ करें तो मेरा ख्याल से ये रो के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी यही है कि R1 में हमने ऐड किया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ R3। तो ये हो गया एलिमेंट्री। नेक्स्ट ये हमने पहली पढ़ी हुई है, रो ऑपरेशंस करते हुए हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती हैं, एक होती है एचेलॉन फॉर्म और दूसरी होती है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। एचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, अगर ये हम काम कर लेते हैं तो हमें रैंक भी फाइंड करना आ जाएगा, हमें मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड करना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो काम करने वाला है वो एक दफा देख लें कि एचेलॉन फॉर्म कौन सी होती है और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म कौन सी होती है। A matrix is in row echelon form। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ रो का काम ही करा रही हूँ, कॉलम का सवाल एक दफा देख लीजिएगा पेपर, फास्ट पेपर उठा करके। ऐसा तो नहीं है कि कॉलम ऑपरेशन भी पूछा जाए, वैसे पूछा जाता नहीं है, आपसे कहा जाता है कि रैंक फाइंड कर लें, ठीक। तो अगर ऐसा है कि किसी पेपर में पूछा गया है कि रो ऑपरेशन लगाते हुए रैंक फाइंड करना है या कॉलम ऑपरेशन लगाते हुए रैंक फाइंड करना है, तो फिर आपको कॉलम ऑपरेशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस की बात है, अदरवाइज इसमें कोई इतना मसला नहीं पड़ता। रो एचेलॉन फॉर्म क्या चीज है? अ मैट्रिक्स इज इन रो एचेलॉन फॉर्म इफ एवरी जीरो रो अपीयर्स बिलो ऑल नॉन जीरो रोज। पहली बात है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई जीरो रो आती है, जीरो रो का मतलब है कि इस रो के सारे एलिमेंट्स जीरो के बराबर हो। अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी जीरो रो आती है तो उसको सबसे नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 रोज है, अगर कोई जीरो रो आ रही है तो जीरो रो को कहाँ पर होना चाहिए? सबसे आखिरी R3 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एनी रो इज अ 1। रो की पहली एंट्री जो कि नॉन जीरो हो उसको क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। दैट एंट्री इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री और लीडिंग वन ऑफ दैट रो, ठीक है। दो बातें अभी हमने पढ़ी कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कोई भी जीरो रो है तो उसको
सबसे आखिरी रो होना चाहिए। ठीक है, 2 0 रोज हैं तो वो दोनों 0 रोज सबसे आखिर में होंगी। ऊपर वाली रोज जो है उनमें नॉन जीरो नंबर्स आने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर रो की पहली नॉन जीरो एंट्री, ठीक है, हर रो की पहली नॉन जीरो एंट्री किसके बराबर होनी चाहिए? 1 के बराबर होनी चाहिए। डेट लीडिंग एंट्री इज कॉल्ड द लीडिंग वन। ठीक, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट यहाँ से पता ही नहीं चलना, इसको जरा हम यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये 0 रो थी, पूरी की पूरी रो 0 है। ये रो कहाँ पर है? मैट्रिक्स में सबसे निचली रो है, ठीक है, सबसे लास्ट वाली रो है। ये एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन को पूरा कर रहा है। ठीक, सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि जो लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री कौन सी कहलाती है? इस रो में, ये नॉन जीरो रो है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट हमारे पास आ रहा है। अगर तो ये एलिमेंट 1 है, पहला एलिमेंट, यहाँ से देखें 1 2 3 तो 0 एलिमेंट है। इसके बाद ये 4th नंबर पर हमारे पास इस रो के अंदर एक नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू को हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोबारा 0 आ सकते हैं, दोबारा 1 भी आ सकता है, लेकिन जो पहला एलिमेंट हो किसी भी रो का उसको 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन यहाँ से आपको पता चलेगी। थर्ड कंडीशन है कि जब भी i ग्रेटर हो जाएगा j से, ठीक, जैसे कि इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास है कौन सी रो? ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास है सेकंड रो, और ये हमारे पास है थर्ड रो। ठीक है, हम इन दोनों को देखते हैं, सेकंड और थर्ड को देख रहे हैं। सेकंड इज 2 इज लेस देन 3, ठीक है, 2 इज लेस देन 3, सही हो गया। अब क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि सेकेंड रो में जीरोस की तादाद, ठीक है, सेकेंड रो में जीरोस की तादाद या तो थर्ड रो में जीरो की तादाद से कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि हर अगली रो में जीरोस जो है वो बढ़ने चाहिए। ठीक है, हर अगली की बात नहीं है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रोज ऐसी होंगी जिनमें जीरोस की तादाद सेम होगी। ठीक है, लेकिन अगर बढ़ रहे हैं तो फिर कैसे होगा कि ऊपर वाली रो में जीरोस की तादाद कम होगी, इससे जो निचली रो है इसमें या तो जीरो की तादाद 2 ही होगी या फिर 2 से ज्यादा होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहली अगर आपके पास एक नॉन जीरो रो है उसका लीडिंग एंट्री 1 है, ठीक है। सेकंड हमारे पास एक नॉन जीरो रो है, इसमें शुरू में हमारे पास 2 जीरो आ गए हैं, तो थर्ड में या तो पहले 2 जीरो होने चाहिए, उसके बाद नॉन जीरो वैल्यू आएगी, या फिर क्या होगा कि यहाँ पर अगर 2 जीरोस हैं तो यहाँ पर अब 3 या 3 से ज्यादा 4 5 कितने भी तादाद आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है इस वाले मैट्रिक्स में देखें, इसमें क्या है कि सेकेंड रो में हमारे पास 3 जीरो आ रहे हैं पहले, उसके बाद नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, और इसी तरह से अगर हम थर्ड रो के ऊपर आ जाए तो ये 3 है, इसके बाद हमारे पास कम से कम 3 जीरो जरूर आने चाहिए, लेकिन 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं। जैसे इस वक्त हमारे पास थर्ड रो में 1 2 3 4 और 5 जीरोस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाई एचेलॉन फॉर्म। कोई सवाल पूछना हो यहाँ पर? 3 कंडीशंस हैं, सारी समझ आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एचेलॉन, पहली 3 कंडीशंस वही हैं जो एचेलॉन फॉर्म की हैं। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म की ही कंडीशंस पहली 3 और 3 के बाद एक चौथी। ठीक, यहाँ से जरा मैं सवाल पढ़ लूँ, रिपीट कर दे मैम, फैसल कहता है कि रिपीट कर दें। पहली कंडीशन एचेलॉन फॉर्म को ही हम चूंकि रिड्यूस की तरफ जा रहे हैं इसलिए उसी की कुछ जो वो होंगी प्रॉपर्टीज, पहली 3 तो सेम है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर पूरी की पूरी रो 0 के बराबर है तो उस रो को सबसे आखिर में होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे ये पूरी रो 0 है, ये सबसे आखिर में है, मैट्रिक्स की लास्ट रो है, इट इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई पूरी की पूरी रो 0 के बराबर है तो ऐसी रो को सबसे आखिर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये थर्ड रो है इस वक्त मैट्रिक्स की, ये भी लास्ट रो ही है, देयरफॉर इट शुड बी एट द लास्ट। पहली बात। दूसरी बात ये है
कि हर नॉन जीरो एंट्री अब कौन सी है, हर रो की नॉन जीरो एंट्री पहली वाली, ठीक है। ये देखें इसकी पहली रो नॉन जीरो एंट्री ये 1 है, ठीक। नॉन जीरो एंट्री पर कंडीशन लगा दी कि इसको 1 ही होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 है। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, सही है। तो दूसरी कंडीशन यही है कि नॉन जीरो एंट्री को किसी भी रो के अंदर 1 होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को, दैट एंट्री इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री और द लीडिंग वन, ठीक है। अब देखें जहां से इधर आप ए को देख सकते हैं, ए के अंदर क्या है कि हमारे पास पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, उसके बाद जो मर्जी आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ से देखना है कि ये पहले 2 0 आए, उसके बाद जो अगली एंट्री है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो फिर इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा। और थर्ड में क्या था, थर्ड है हमारे पास कि यहाँ पर अगर आपके पास एक रो के अंदर 2 0 आ रहे हैं तो उससे जो नेक्स्ट रो आ रही है उसके अंदर शुरू में कम से कम 2 0 जरूर होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग की बात हो रही है, लास्ट में जो मर्जी आ जाए, जहां पर नॉन जीरो एंट्री आ गई उसके बाद जो मर्जी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहली सेकेंड रो के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले 2 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगली रो थर्ड रो के अंदर कम से कम 2 0 होने चाहिए, ठीक है। 2 हो सकते हैं या फिर 2 से ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर 2 0 लिखे, यहाँ पर पहले 1 0 आ गया, बाद में फिर हमारे पास यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यूज शुरू हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वक्त लिख दूं, अगर ये देखें यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं चले, ठीक है। ये एलिमेंट 1 है। अब क्या होगा, अब ये देखें कि जो सेकंड रो है इसमें नॉन जीरो एंट्री से पहले ये नॉन जीरो एंट्री है, इससे पहले 2 0 है। अब थर्ड रो में अगर यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है तो यहाँ पर 1 0 पहले, नॉन जीरो एंट्री से पहले सिर्फ 1 0 है, तो फिर इस केस में ये एचेलॉन फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। तो हर अगली रो में या तो जीरोस की तादाद बराबर होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकती है। ये हमारे पास कंडीशन थी किसकी, एचेलॉन फॉर्म की। नेक्स्ट हम चलेंगे रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म की तरफ। एक मिनट, एचेलॉन फॉर्म की 3 कंडीशंस वही, और इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है, लास्ट में यहाँ पर आपको नजर आएगा। ईच लीडिंग वन इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। कहता है कि हर लीडिंग वन की अब बात हो चुकी है, लीडिंग एलिमेंट क्या होता है कि किसी भी रो का पहला नॉन जीरो एंट्री, और उस नॉन जीरो एंट्री को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन लगा दी, रिड्यूस्ड के ऊपर, कि अगर हमारे पास एक लीडिंग 1 आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट रो का लीडिंग 1 है, तो क्या कंडीशन लगा दी कि इस कॉलम में, अब बात हो रही है कॉलम की, ठीक है, रो ऑपरेशन लगाएं, कॉलम ऑपरेशन लगाएं, लेकिन जो आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी है ये सिर्फ कॉलम के साथ डील कर रही है, ठीक है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए। क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये लीडिंग 1 आ गया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट रो के ऊपर लीडिंग 1 आ गया हुआ है, तो इस लीडिंग 1 को इस फर्स्ट कॉलम के अंदर एक वाहिद, ये 1 जो है ये सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि इस पूरे कॉलम के अंदर वो नॉन जीरो वैल्यू हो, ठीक है। कुछ समझ आई है कि नहीं आई, मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये देखें ये हमारे पास एक लीडिंग 1 है, ठीक। इस 1 के अलावा ये जो कॉलम C1 है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, इस 1 के अलावा इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए,
ठीक है, जैसे ये दोनों 0 हो गए। इसी तरह से ये लीडिंग 1 नहीं है क्योंकि लीडिंग 1 इसमें पहला वाला आ चुका है। अब यहाँ पर इस रो में सेकेंड रो का लीडिंग 1 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, लीडिंग एंट्री जो 0 एंट्रीज के बाद आती है, नॉन 0 एंट्री, वो क्या कहलाती है, लीडिंग एंट्री। ठीक है, और इसको 1 होना चाहिए। अब क्या कहते हैं कि अगर ये लीडिंग 1 है तो फिर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन है कि इस 1 के अलावा इस कॉलम में, ये कॉलम कौन सा है, C3। ठीक है, इस कॉलम में बाकी सारी एंट्रीज को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स इस वक्त हमें गिवन है ये एक रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक 2 आ रहा है। अगर यहाँ पर 2 ना होता बल्कि 0 होता, ठीक है, तो इस कॉलम में सिर्फ 1 ही एक नॉन जीरो वैल्यू थी, इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी तरह से ये थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट है, ये हमारे पास सॉरी कॉलम 4 का C4 का ये लीडिंग एंट्री है। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहती है कि इस 1 के अलावा इस कॉलम में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ये 2 अगर आ रहा है तो इस 2 को भी क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि लीडिंग एंट्री सिर्फ एक ही नॉन जीरो वैल्यू है और बाकी कॉलम की सारी वैल्यूज क्या है, 0 के बराबर है, तो फिर ऐसा मैट्रिक्स रिड्यूस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो काम करने वाला है यहाँ पर एक इसको चेक कर लेते हैं, सी मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं कि क्या ये एचेलॉन फॉर्म है या रिड्यूस है या कोई भी नहीं है। ठीक है, पहली बात कि लीडिंग एंट्री 1 है, ठीक हो गया। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, लीडिंग एंट्री 1 है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि कोई भी हमारे पास 0 रो नहीं है। ठीक, वो कंडीशन हम लगा ही नहीं सकते। थर्ड कंडीशन क्या थी कि अगर सेकेंड रो में 2 0 आ रहे हैं तो थर्ड रो में क्या होना चाहिए, कम से कम 2 0 लीडिंग एंट्री से पहले। ठीक है, सिर्फ बात लीडिंग एंट्री से पहले की हो रही है। लीडिंग एंट्री से पहले हमारे पास 2 0 है। थर्ड रो में लीडिंग एंट्री से पहले या तो 2 0 होने चाहिए या फिर इससे ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 है, देयरफॉर कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद क्या थी, हर लीडिंग एंट्री को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, लीडिंग एंट्री मतलब पहली नॉन जीरो वैल्यू किसी भी रो के अंदर। इसका मतलब ये एचेलॉन फॉर्म बन गई। अगर एचेलॉन है तो अब हम रिड्यूस की तरफ जाते हैं। रिड्यूस में क्या था कि ये पहला कॉलम है, इसके अंदर लीडिंग एंट्री हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये C1 है, इसकी लीडिंग एंट्री है सी। इस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारी वैल्यूज को 0 होना चाहिए, 0 है। ठीक है, ये लीडिंग एंट्री नहीं है क्योंकि ये R1 पहली रो का ही दूसरा है, लीडिंग सिर्फ 1 वाला है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री के ऊपर। किसी भी रो के अंदर एक ही लीडिंग एंट्री है, इस बात को जरा जहन में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड रो के ऊपर, इसकी लीडिंग एंट्री ये वाली है। ठीक है, 1 इसका लीडिंग एंट्री है। इस 1 के अलावा इस कॉलम के अंदर बाकी सारी वैल्यूज को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये भी 0 है और ये भी 0 है, कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आते हैं हम थर्ड रो की लीडिंग एंट्री के ऊपर। थर्ड रो की लीडिंग एंट्री ये है, इस लीडिंग एंट्री के अलावा इस कॉलम में बाकी सारी वैल्यूज को 0 होना चाहिए, 0 हो गई। ठीक है, अब ये 3 एक लीडिंग एंट्री नहीं है अगेन, क्योंकि इस रो की लीडिंग एंट्री 1 है। हर रो की आपने लीडिंग एंट्री को चेक करना है और अगर लीडिंग एंट्री हमारे पास आ जाती है तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि उस लीडिंग एंट्री के अलावा उस कॉलम के अंदर बाकी तमाम वैल्यूज 0 के बराबर हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। वैसे तो टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपने ज्वाइन करनी है। ठीक है, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। समझ आया है कुछ के नहीं? नो मैम। नो यस मैम, मैम, थोड़ा 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 आ आ गया, गई है बाकी मैम। प्रैक्टिस सवाल करेंगे तो करते हैं जाएगा। तो समझ आ जाएगी। इतनी देखे गुड हो तफसील गया। से मैंने आपको बता दिया है।